जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 25 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की। तो आपको याद रखना है कि ये होता है 24 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो भी हमारे उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, यानी कि एक कंज्यूमर के रूप में जो भी हमारे पास राइट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और जो भी उपभोक्ताओं के अधिकार होते हैं उसके प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए यह दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 24 दिसंबर को ही क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन 1986 में उस समय के हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी गई थी और इसीलिए ये मनाया जाता है। इस बार की थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर्स और आप ध्यान रखेंगे कि एक वैश्विक स्तर पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी होता है जिसे हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम से जानते हैं और ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये होता है 15 मार्च को। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के सीरीज में आज भी आपको 2 वीडियो मिलेंगी। पहले वीडियो में हम लोग क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2020 में जो भी आपके क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग वर्ष 2020 में जो भी आपके खेलों के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आप और किन टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो हमारे यहाँ पर डीटीएच सेवाएं होती हैं इनमें कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी गई? तो यहाँ पर मंजूरी मिली है 100% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे देश में डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं होती हैं उनके लिए जो दिशा निर्देश होते हैं, यानी कि इनके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, इनमें अभी सरकार के द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन के परिणाम स्वरूप ये बताया गया कि अब इसमें 100% एफडीआई आ सकती है, यानी कि दूसरे देश से निवेश आ सकता है। और एक परिवर्तन ये किया गया है कि जो लाइसेंस अभी तक 10 वर्षों के लिए दिया जाता था अब उसे बढ़ा करके 20 वर्षों के लिए कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो कि अभी इसके गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की तो यहाँ पर भी अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ा करके 74% किया गया। कोयला खदानों की बात करते हैं तो इसमें भी 100% है। डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो इसमें है 26%। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये है हमारा देश भारत और ये है यूके। तो मान लीजिए कोई यूके की कंपनी है या फिर यहाँ का कोई व्यक्ति है जो कि हमारे देश की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो हमारा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई व्यक्ति फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है यानी कि एफडीआई के थ्रू निवेश करता है तो वह न केवल यहाँ पर कंपनी के फायदे में अपना हिस्सा लेता है बल्कि जो कंपनी में नॉलेज या स्किल या टेक्नोलॉजी होती हैं उन सभी में भी पार्टिसिपेट करता है और उसकी एक पार्टिकुलर हिस्सेदारी हो जाती है उस कंपनी में। तो आप ध्यान रखेंगे कि एफडीआई किसी देश की कंपनी के द्वारा या फिर व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश की किसी कंपनी में निवेश करने के तरीके को हम लोग कहते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, तो ये आता है सिंगापुर से। दूसरे नंबर पर था मॉरिशस, लेकिन मॉरिशस को अब पीछे करके यूएसए आ गया है दूसरे स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है। दिसंबर 2020 में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो ये पुरस्कार मिलेगा 2 लोगों को, एक तो है अमित आहूजा
और दूसरे हैं जयराम रमेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसा कि इस पुरस्कार के नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी राइटर को उसके द्वारा लिखी गई बुक के लिए पुरस्कार मिलता है। तो किस प्रकार की बुक? मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे मॉडर्न इंडिया या फिर समकालीन भारत के ऊपर कोई वास्तविक किताब लिखी गई है, यानी कि जो काल्पनिक ना हो, उस किताब के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार देता कौन है? तो न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर जो विजेता होते हैं उनको 15 लाख की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। अब आइए जानते हैं कि इन दोनों के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो जो अमित आहूजा हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स। तो ये लिखी गई थी अमित आहूजा जी के द्वारा। और जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक ए चेकर्ड ब्रिलियंस ए मेनी लाइव्स ऑफ B.K. कृष्णन मेनन। तो आपको याद होगा पिछले साल हम लोगों ने दूसरी वाली पुस्तक के बारे में डिस्कस किया था। तो इनके द्वारा लिखी गई इन पुस्तकों के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज इन्हें मिला है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जयराम रमेश जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। क्या? द लाइट ऑफ एशिया। अगला प्रश्न है RBI के द्वारा कितने राशि से अधिक चेक के लिए 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने की घोषणा की गई? तो ये हम लोगों ने काफ़ी पहले डिस्कस किया हुआ था कि RBI के द्वारा घोषणा की गई थी। अब RBI ने कहा है कि ये जो हमारा सिस्टम है वह 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए यानी कि 50,000 रुपये करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपके पास में उस पार्टिकुलर अकाउंट के लिए है चेकबुक। अब मान लीजिए कि आप कोई चेक यहाँ से इशू करते हैं और उस चेक को कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के जाता है और जा करके बैंक में उसे कैश करवा लेता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है, इसके अंतर्गत अगर हमारी चेक इशू करने वाले व्यक्ति के द्वारा यानी कि जिसका अकाउंट है उसके द्वारा 50,000 रुपये से अधिक राशि का चेक इशू किया जाता है, तो उस चेक के बारे में यानी कि वह चेक कब इशू किया गया है, कब इसने इशू किया है, उस पर कितनी राशि अंकित है यानी कि कितनी राशि का वह चेक है, किस व्यक्ति को इसका पेमेंट दिया जाना है, इन सभी की जानकारी वह व्यक्ति SMS के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी बैंक को डिटेल दे देगा। यानी कि जिस बैंक में उसका खाता है उसको ये भेज देगा डिटेल। और जब डिटेल बैंक के पास में पहुंच जाएगा तो मान लीजिए जो व्यक्ति चेक लेकर के जाता है तो बैंक उस डिटेल को वेरीफाई करेगा। अगर वेरिफिकेशन में वो सही पाया जाता है तभी बैंक यहाँ पर भुगतान करेगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बैंक के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो यही है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। RBI की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में और गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न है भारत ने किस राज्य में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के आर्मी वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा में जो चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है यहाँ पर परीक्षण किया गया इस मिसाइल का। अब इसका नाम ही है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और मिसाइल के बारे में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसके साथ में मिलकर के हमारे यहाँ के DRDO ने डेवलप किया है। मिसाइल की खास बात क्या है? तो 60 किलोग्राम वार हेड को ये ले जा सकती है। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है ये और 2 मैक की स्पीड के साथ साथ ये 100 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इस मिसाइल में आपने यहाँ पर एक टर्म देखा होगा आर्मी वेरिएंट, यानी कि ये जो मिसाइल है वह हमारी आर्मी के लिए थी। इसका एक और वेरिएंट अवेलेबल है जो कि होता है नेवी के लिए, यानी कि एक इसका मरीन वेरिएंट भी है तो जिसका इस्तेमाल हमारे यहाँ की नेवी और इजराइल की नेवी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा।
अब फ्रूट्स का पहले आप थोड़ा सा पूरा नाम ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या नाम है? फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसान यहाँ पर अपना पंजीकरण करवाएंगे यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पर जो भी लाभार्थी होंगे उनके लिए एक प्रकार की यह सूचना प्रणाली होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने, इस पर कृषि संबंधी सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी, और जो भी किसानों के ऋण संबंधित जानकारी होती है उन सभी का भी ब्यौरा इसके ऊपर उपलब्ध होगा। तो यह एक प्रकार का ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसे कर्नाटक राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। और ध्यान रखेंगे इसका संचालन केनरा बैंक के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? केनरा बैंक के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो इस पर किसान जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि अपना पंजीकरण करेंगे, और उसके बाद में उन्हें एक पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने केनरा बैंक के साथ में मिलकर के। कर्नाटक की बात हुई है तो राजधानी आपको मिल जाएगी बेंगलुरु में। राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं अभय श्रीनिवास ओका। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो डांडेली अंसी, भद्रा, बांदीपुर, बिलीगिरी रंगनाथ और नागरहोल यहाँ के टाइगर रिजर्व है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें कर्नाटक से जुड़े हुए डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य में जो राजधानी है वह आपको मिलेगी बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में आपको मिलेगा बिदादी। तो बिदादी में जो नगर पालिका है उसके द्वारा कचरे पर आधारित पहले पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। कर्नाटक की जो विधानसभा है इसने गौ हत्या के विरोध में एक कानून को पास किया है। कर्नाटक में जो करवल नेवल बेस है, यानी कि नौसेना का हमारा बेस है, यहाँ पर भारत के पहले समुद्री थिएटर कमांड की स्थापना की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। KL राहुल और मयंक अग्रवाल, इनको कर्नाटक की सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हावेरी रेलवे स्टेशन का नया नाम महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन किया गया। क्या नाम किया गया? हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन किया गया। जो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की डूइंग बिजनेस इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी, इसका जो छठा संस्करण था, इसमें महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक रहा था दूसरे स्थान पे। भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है वह कर्नाटक के मैसूरू के अशोकपुरम में खोला जाएगा। कहाँ पर? अशोकपुरम में खोला जाएगा। मछुआरों के लिए कदालू ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया। विजयनगर के नाम से 31वां जिला बनाने की घोषणा की गई। DRDO के द्वारा रुस्तम 2 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का चित्रदुर्ग जिले में परीक्षण किया गया। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उत्तराखंड के साथ में कर्नाटक को टैग किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किसके द्वारा भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च कर दिया गया है अमिताभ कांत जी के द्वारा, जो कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डिजीबॉक्स, इसे लॉन्च किया है अमिताभ कांत ने। अब ये है क्या? तो ये एक प्रकार का हमारा क्लाउड शेयरिंग प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं या फिर संस्थाएं होती हैं वे इसका प्रीमियम लेंगी, यानी कि मेंबरशिप लेंगी, और उस मेंबरशिप के बाद में जो हमारे डिजिटल फाइल होगी उनको यहाँ पर स्टोर कर सकती हैं, उन्हें शेयर कर सकती हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकती हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा ये हमारे देश का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। नीति आयोग की बात करते हैं तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र कुमार और उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस IIT के साथ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIT BHU से, यानी कि IIT जो आपको मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसके साथ में यहाँ पर समझौता किया गया है। अब ये समझौता है क्या? यानी कि रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस है क्या? तो जो भी हमारे इसरो के आगामी स्पेस प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए गगनयान मिशन हो गया या फिर अन्य कोई भी स्पेस मिशन होगा, उसके लिए जो भी आगामी प्रौद्योगिकी हो सकती है, यानी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी, उसके ऊपर शोध कार्य के लिए
इस प्रकार के सेंटर की स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे बीटेक, एमटेक और पीएचडी के छात्र हैं वह इस क्षेत्र में शोध करेंगे। तो ये समझौता आईआईटी बीएचयू के साथ में इसरो ने किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर F/A-18EF सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3rd वर्जन विमान को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है बोइंग एरोस्पेस कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है एक विमान, और इस विमान की खास बात यह है कि एक तो डे नाइट ये स्ट्राइक कर सकती है, यानी कि दिन और रात दोनों में ये एक समान रूप से अटैक करने में सक्षम है। मैरी टाइम स्ट्राइक भी कर सकती है, यानी कि समुद्र के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई हमला करना हो तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। और जो हमारा समुद्री रीजन है या फिर अन्य रीजन है वहाँ पर इसके द्वारा निगरानी भी की जा सकती है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही कम दूरी के साथ में उड़ान भर सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे विमान होते हैं या फिर अटैक वाले विमान होते हैं वह सारे एक लंबी दूरी तय करते हैं, और उसके बाद में ये टेक ऑफ करते हैं। लेकिन इस विमान की खास बात यह है कि यह बहुत ही कम दूरी के साथ में अपनी उड़ान को भर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी इसे बोइंग एरोस्पेस ने यूएस नेवी के साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है माधव भंडारी ने, और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है। पुस्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अयोध्या में जो राम मंदिर का विरोध प्रदर्शन हुए थे उसको लेकर के इसी के ऊपर ये पुस्तक आधारित है। अयोध्या के ऊपर अभी एक किताब और आई थी, तो नीचे आप कमेंट में बताएंगे कि उस किताब का नाम क्या था और उसके लेखक या लेखिका कौन है, उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य व मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MOU किया भारत ने इजराइल के साथ में साइन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि भारत और इजराइल के बीच में ग्रीन हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारे ग्रीन स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र है उसको सपोर्ट करने के लिए और हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। तो इजराइल के विदेश मंत्री और जो इजराइल में हमारे यहाँ के राजदूत हैं संजीव कुमार सिंगला, इनके बीच में ये MOU साइन किया गया है। इजराइल की बात करते हैं तो राजधानी तेल अवीव है जो कि भारत मानता है। अमेरिका इसकी राजधानी जेरूसलेम को मानता है। मुद्रा यहाँ की है शेकेल और PM यहाँ के थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन इनकी सरकार अभी गिर गई है और यहाँ पर फिर से एक बार चुनाव होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुगत कुमारी का हाल ही में निधन हुआ, वह प्रसिद्ध कौन थी? तो ये एक प्रसिद्ध कवि थी। कौन थी? एक प्रसिद्ध कवि थी। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और जो 1970 के दशक में शांत घाटी को बचाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था उसकी भी सक्रिय कार्यकर्ता रही थी सुगत कुमारी जी। तो ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा की यह एक कवि थी और अभी इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चीन के द्वारा अभी अपने नए रीयूजेबल लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट की सहायता से 5 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के बारे में हम लोगों ने सुना था। तो अभी चीन के द्वारा एक अपने नए रॉकेट का अनावरण किया गया जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 8। और इस रॉकेट की खास बात यह है कि जैसे स्पेस एक्स का फैल्कन 9 नाम का रॉकेट है जो कि रीयूजेबल है, यानी कि इसे आप पुनः यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक रीयूजेबल रॉकेट है। IAS अधिकारी आदित्यनाथ आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए, यानी कि ये चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के। और अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे संबोधित किया गया और इस अवसर पर विशेष डाक टिकट भी जारी किए गए PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा आप ये बता दीजिएगा कि अभी कुछ समय पहले ही एक और विश्वविद्यालय था जिसके 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर PM के द्वारा डाक टिकट जारी किए गए थे। तो वह कौन सा विश्वविद्यालय था, उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। और वह वही विश्वविद्यालय है जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। तो चलिए कमेंट में उसका नाम बताइएगा।
कल मैंने आपसे पूछा था कि WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने, तो ये बन गए अनिल सोनी। नीचे बड़ा बड़ा लिखा ही हुआ था, तो कई सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो इनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है और आज की वीडियो आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।